जी डियर स्टूडेंट्स, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, चैप्टर 9 का रेजोनेंस एनर्जी। आज हम बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है और रेजोनेंस एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है और रेजोनेंस एनर्जी का बेंजीन की स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है और स्टेबिलिटी का बेंजीन की रिएक्टिविटी से क्या ताल्लुक है। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं या उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, देखिए जी रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है जी। रेजोनेंस एनर्जी को एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम क्या है जी? एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन, एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन, यानी कि बेंजीन की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करती है रेजोनेंस एनर्जी पे। तो माय डियर स्टूडेंट, कौन से वो फैक्टर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेबिलिटी, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो रिएक्टिविटी के इनवर्सली है। जितना बेंजीन ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजीन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल, तो ग्रेटर स्टेबिलिटी, लेसर द केमिकल रिएक्टिविटी। ये एक एक्सरसाइज में एमसीक्यू भी है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे बात करते हैं बेंजीन, अल्कीन, अल्काइन एंड अल्केन्स, अल्केन्स। माय डियर स्टूडेंट, इनमें सबसे ज्यादा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है उनको पैराफिन्स भी कहते हैं, वो अल्केन्स है। तो लीस्ट रिएक्टिव में अल्केन आ जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव में अल्कीन आ जाएगा। अब देखें, अल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है देन बेंजीन। तो किसी भी स्पीशीज की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी रिएक्टिविटी के क्या होती है, इनवर्सली होती है। ठीक है जी। तो इस पे बात करते हैं एट द एंड कि ये ऐसा क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो अल्कीन क्यों है। तो चले मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ बेटा। अल्कीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। उसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट के बेंजीन शुड बी मोर रिएक्टिव देन अल्कीन, लेकिन बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। उसकी रीजन, अल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो लोकलाइज्ड है और फुली अवेलेबल है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, जबकि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड है और नॉट फुली अवेलेबल फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला फैक्टर यहाँ पे देखिए, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी बेंजीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सेकंड फैक्टर जिस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो है नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यू नो वेरी वेल डियर स्टूडेंट, रेजोनेंस मेथड जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग स्कीम्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बेंजीन रेजोनेंस मेथड के थ्रू बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो बेंजीन हैव 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तीसरा फैक्टर जो स्टेबिलिटी है बेंजीन की वो डिपेंड करती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पे। और ये इनका रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इवॉल्व करेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होती क्या है बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। जितनी हीट कम इवॉल्व होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। चौथे फैक्टर पे आ जाए, हीट स्टेबिलिटी जो है वो आल्सो डिपेंड अपॉन हीट ऑफ कंबशन भी। जितनी हीट ऑफ कंबशन कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बेंजीन की बात करें तो इट हैव लोअर हीट ऑफ कंबशन ग्रेटर स्टेबिलिटी, इट हैव लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ग्रेटर स्टेबिलिटी, इट हैव ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर स्टेबिलिटी, इट हैव हायर रेजोनेंस एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी लेसर रिएक्टिविटी। और आखिर में बेटा लास्ट जो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वो है एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन में एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ट्रीटमेंट है, मॉडर्न जो ट्रीटमेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंगली बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाईली जो है वो डीलोकलाइज्ड है। और एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए अब कैलकुलेशन की बात करते हैं।
तो व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी को आप थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन थ्योरेटिकली भी होगी, एक्सपेरिमेंटली भी, मतलब रेजोनेंस एनर्जी को आप एस्टिमेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी कि बेटा ये डिपेंड करती है, इट इज रेजोनेंस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। यहाँ पर डेल एच क्या है? ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, और यहाँ पे जो डेल एच है ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। बेटा थ्योरेटिकली कैक्यूल स्ट्रक्चर की बेस पे, कैक्यूल कैक्यूल स्ट्रक्चर की बेस पे, जिसको आप 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राइन कहते हैं, और एक्सपेरिमेंटली ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली जो है ये बेंजीन की है। यानी कि हम बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे, और बेंजीन से मिलती जुलती एक स्ट्रक्चर जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है, हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, इसको आप कैक्यूल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसकी बेस पे हम जो है एस्टिमेट करते हैं, तो दोनों की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो डिफरेंस है वो हमें क्या देगा? रेजोनेंस एनर्जी देगा। तो चलिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो है ये कोई साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन, इसमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड मौजूद है, तो इसकी मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करें तो ओनली 1 मोल हाइड्रोजन इसमें जो है वो ऐड होगा, और ये क्या देगा? साइक्लोहेक्सेन। तो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन भी एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेटेड है, और मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी, जो कि थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों केस में वैल्यू क्या आती है इसकी? डेल एच माइनस 119.5 किलो जॉल पर मोल। तो माय डियर सन, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो रेजोनेंस की वजह से एक्सपेक्टेड ये था कि इसमें अगर हम इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करें तो इसमें 2 मोल्स आपके हाइड्रोजन के ऐड होंगे, और जो वैल्यू थी थ्योरेटिकली जो हमने कैलकुलेट की वो है -119.5, वो 2 टाइम्स होगी, एग्जैक्टली 2 टाइम तब होगी जब ये डबल बॉन्ड जो है वो आइसोलेटेड होंगे। लेकिन जब ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में होंगे तो थोड़ी सी वैल्यू डबल से कम होगी। डबल कितनी होनी चाहिए? -238, जबकि एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है वो -238 नहीं है, -231 है। तो ये माइनस का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसी वजह से है कि डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। अगर ये आइसोलेटेड होते तो एग्जैक्ट डबल होता -119.5 का। यहाँ पे देखें ये साइक्लोहेक्साट्राइन है जो कि नॉन एग्जिस्टेंट हाइपोथेटिकल रियल स्ट्रक्चर है, इसको लीवर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसमें इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकली कितनी होगी? सिंगल बॉन्ड के लिए -119, डबल बॉन्ड के लिए 2 टाइम्स हो जाएगी अगर वो डबल बॉन्ड जो है वो आइसोलेटेड है। तो यहाँ पे ये 3 डबल बॉन्ड्स है, तो एग्जैक्टली ये क्या देगा जी? साइक्लोहेक्सेन ही देगा, और वैल्यू क्या होगी? -119.5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3, तो ये कितनी बार की? -358। लेट्स सपोज कि ये जो तीनों बॉन्ड्स है, अगर ये मैं क्यूल स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्यूल स्ट्रक्चर में ये तीनों डबल बॉन्ड लोकेलाइज हैं, अपनी पोजीशन में फिक्स है, जबकि एक्चुअली जो बेंजीन की जो रियल स्ट्रक्चर है उसमें ये बॉन्ड्स हाईली क्या है? डीलोकेलाइज्ड है। तो अगर ये बॉन्ड्स लोकेलाइज्ड है तो एक्सपेक्टेड है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -358 किलो जॉल पर मोल। जबकि बेंजीन की जब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है जो एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट की है वो है -208 किलो जॉल पर मोल। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो मैंने आपको बताया था कि इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी उतनी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो बेंजीन की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की एक्सपेरिमेंटली वो -208 है, माइनस डिफरेंस का आ गया। डेल एच थ्योरेटिकली जो आपने कैलकुलेट की है 1 बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड के लिए वो -358 है बेटा। तो -358 जो है वो इस नेगेटिव की वजह से प्लस का हो जाएगा। अब 358 और 208 दोनों का जो डिफरेंस बनता है वो 150 किलो जॉल पर मोल बनता है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड by difference of heat of hydrogenation calculated experimentally and theoretically.